Hello dear students, we are discussing the chapter current electricity, and in the previous lecture we have discussed that when charges are in motion they constitute current, and current is what? It is the rate of flow of charges across a cross section. Clear? So हमने देखा था कि भाई जहाँ भी रेट आता है वहाँ you know that there are two different types of rates that is possible. One is average rate and another one is instantaneous rate. So accordingly we have average current and instantaneous current. Suppose एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज हमको ऐसा दिया हुआ है कि चार्ज flowing through a conductor follows this equation t square plus 2t plus 1. Okay, now find average current and instantaneous current. Okay, average current कब find out करना है? Between t is equal to 2 seconds to t is equal to 4 seconds. इस टाइम के बीच में कितना एवरेज करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट करना है. एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस करंट एट t is equal to say 2 seconds. यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले एवरेज करंट फाइंड आउट करेंगे. एवरेज करंट यू नो I average is equal to delta Q divided by delta T, change in the charge, that is total charge that has flown divided by the time. इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले चार्ज Q1 that is at time t is equal to 2 seconds. ये कितना हो जाएगा? t की जगह पे 2 रखिए. सो दिस विल बी व्हाट? 4 प्लस 2 इंटू टी इज 4 प्लस 1 कितना हो गया? 9 कूलम्स. ओके, एंड q एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स. ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 कितना हो गया? 25 कूलम्स. एंड व्हाट इज द टाइम? What is the time that has passed? 2 seconds से 4 seconds मतलब t2 minus t1, 4 minus 2 that is 2 seconds. So average current कितना हो गया? Delta Q that is this one minus this one. So 25 minus 9 divided by what is the time? 2 seconds. So ये कितना हो जाएगा? 16 by 2 that is equal to 8 amperes. So 8 ampere is the average current that flows through the conductor during this time. अब इंस्टेंटेनियस करंट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट यू नो इज इक्वल टू dq by dt. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 2t का डेरिवेटिव 2 प्लस 1 इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0. सो 2t प्लस 2. अब हम लोगों को इंस्टेंटेनियस करंट कब फाइंड आउट करना है? एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. सो देयरफॉर at time t is equal to 2 seconds, the value of instantaneous current is 2 into 2 plus 2. Okay, t की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे. So 4 plus 2 कितना हो गया? 6 amperes. So 6 ampere is the value of instantaneous current. किस इंस्टेंट पे? At t is equal to 2 seconds. इस तरह से एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट हम लोग डिटरमाइन करेंगे. ओके, अब इसके अलावा हम लोगों ने रेजिस्टेंस देखा था. रेजिस्टेंस इन जनरल आप लोग जानते हैं कि व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द कंडक्टर ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू इट, अपोजिशन टू इट. इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं. नाउ वी हैड डिस्कस्ड दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. दिस रो इज द रेजिस्टिविटी, R इज द रेजिस्टेंस, दिस इज लेंथ एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर. इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. ओके, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ये मटेरियल जो है उस चीज का, जो कंडक्टर का मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी है. सो देयरफॉर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस कि भाई 2 सेंटीमीटर लंबा हमारे पास कॉपर का वायर है और एक 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट नहीं होगा. इट विल बी सेम प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर्स आर सेम.
सो दो चीजों को पे बस ये डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस एंड अनदर वन इज द टेम्परेचर. सो दिस इज योर रेजिस्टेंस. अभी एक चीज समझना जरूरी है कि भाई रेजिस्टेंस किस कौन सा लेंगे. ओके, नाउ सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, से क्यूबिकल कंडक्टर है, से इस टाइप का कंडक्टर है. क्यूबिकल नहीं, क्यूबॉइडल. सो वी हैव क्यूबॉइडल कंडक्टर जिसमें इसका लेंथ है द लेंथ इज ए, इस तरह से, एंड इसका जो विड्थ है दिस इज बी, और इसका जो हाइट है दिस इज सी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. कोई भी क्यूबॉइडल चीज आप इमेजिन कीजिए. अब लेंथ हम लोग कौन सा लें. नाउ लेंथ लेना कौन सा है, L इज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जो करंट का डायरेक्शन होगा उसके अलोंग लेंथ लेनी होगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड हाउ अबाउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया कौन सा लेंगे, एरिया विल बी द एरिया परपेंडिकुलर टू करंट. ओके, एरिया कौन से लेंगे, जो करंट के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होंगे. नाउ सपोज ये जो फेस है, सी दिस इज एट अ पोटेंशियल V1, और ये जो फेस है दिस इज एट अ पोटेंशियल V2. ओके, अब इस केस में एंड इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब करंट हैज टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन. ये करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है. अब लेंथ कौन सा लेंगे फिर इस केस में, ये जो A है, A लेंथ क्रॉस करके इसको जाना होगा क्योंकि ये यहाँ से इधर फ्लो होगा ना. ओके, सो इसका रेजिस्टेंस लिखते समय से R1 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय इसका लेंथ क्या होगा, A होगा, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एरिया कौन सा होगा, ये वाला फेस. अब इस फेस के डायमेंशंस क्या है, ये B और ये C, सो B इंटू C, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस. क्लियर. नाउ वही अगर हमने इस फेस को, मतलब इसका जो नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट, बेस, इसको पोटेंशियल V1 दिया और इसको V2 दिया, V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब करंट तो ऐसा फ्लो होना है नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में. तो इसको लेंथ इस समय कौन सा लेंगे, इसका जो हाइट है वो दैट विल बी द लेंथ, क्योंकि इतना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना होगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो इस केस में रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू रो. रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी क्योंकि मटेरियल हैज नॉट चेंज, मटेरियल तो सेम है, इनटू अब लेंथ क्या लेंगे, लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, C, दिस हाइट. ओके, अपॉन व्हाट इज द एरिया, एरिया अब ये होगा A इंटू B. ओके, नीचे का जो सरफेस है उसका एरिया. ओके, देन अगर नेक्स्ट केस में हम लोगों ने साइड से करंट पास करते हैं. ओके, ये जो है इसको हमने पोटेंशियल V1 दिया और बैक साइड का जो फेस है इसको V2 दिया, V1 इज ग्रेटर देन V2. सो अब करंट ऐसा फ्लो होगा. सो लेंथ इसको क्या ट्रैवल करना पड़ेगा, इसका जो भी विड्थ होगा दैट इज द लेंथ दैट इट हैज टू ट्रैवल. सो इस केस में रेजिस्टेंस कैसा लिखेंगे, R3 इज इक्वल टू रो इनटू व्हाट इज द लेंथ इस केस में, इट इज B. ओके, एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा, सी दिस, ये तो लेंथ हो गया और ये हाइट हो गया. ओके, ये इस एरिया, ये एरिया इसको परपेंडिकुलर होगा. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, A इंटू C. ओके, सो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग अपॉन विच डायरेक्शन करंट इज फ्लोइंग. इसमें करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये देखकर हम लोगों को इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये इसके लिए एक्सप्रेशंस इस टाइप से लिखने होंगे.
क्लियर? सो लेंथ कौन सा होगा? लेंथ इज द डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. एंड एरिया कौन सा होगा? एरिया इज द एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अब इस चीज में आप एक चीज देख सकते हैं कि इसका लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है, ये तो फिक्स्ड है, एंड एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ इस फेस पे जितना एरिया है हमेशा उतना ही एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा. किसी भी डायरेक्शन में करंट जाए, चाहे इधर से क्यों ना जाए, द एरिया डज नॉट चेंज. एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है. क्लियर? लेकिन अगर ये चेंज हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे? हाउ यू विल राइट द रेजिस्टेंस? ओके, सो determining resistance. ओके, रेजिस्टेंस कैसा लिखना है हमने अभी अभी देखा है. R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. इस केस में लेंथ कौन सी होगी? लेंथ वो होगी जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट है, और एरिया कौन सा होगा? एरिया वो होगा विच इज नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब हमने इसके पहले जो एग्जांपल देखा उसमें तो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर एरिया या लेंथ चेंज हो रही है उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वी विल टेक वन एग्जांपल. से सपोज हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेल है. दिस इज द सेंटर. यहां से इसका रेजिस्टेंस है R1. इस टाइप का सिलिंड्रिकल शेल है हमारे पास. ओके, अंदर से हॉलो है, अंदर कुछ भी नहीं है. यहां तक का रेडियस R1 है और ये जो बाहर का है दिस इज R2. तो जो भी मटेरियल है वो इतना है इस थिकनेस का. क्लियर? सो R2 माइनस R1 के थिकनेस से करंट जाएगा. अंदर हॉलो है. अब अंदर का जो सपोज इसमें हमने क्या कर दिया, ये जो फेस है इसको हमने पोटेंशियल दे दिया V1. ओके, से ये जो फेस है ये वाला, इसको हमने पोटेंशियल दे दिया V1, और ये जो है इसको हमने पोटेंशियल दे दिया V2, एंड V1 इज ग्रेटर देन. नाउ इस केस में तो करंट को ऐसा फ्लो होना होगा. क्लियर? करंट फ्लो कहां से होगा? जहां कंडक्टर है वहीं से. अंदर तो हॉलो है, अंदर से तो करंट फ्लो होना है नहीं. इस केस में रेजिस्टेंस R will be equal to what? This will be equal to the rho, that is specific resistance of the material, into अब लेंथ इसको कितना ट्रैवर्स करना होगा, कितना क्रॉस करना होगा, इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस सिलिंड्रिकल शेल. जितना भी ये लेंथ है उतना लेंथ इसको ट्रैवल करना होगा अपॉन एरिया. एरिया कौन सा? जो परपेंडिकुलर है. ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये एरिया है. इसमें से किस एरिया से करंट फ्लो हो रहा है? ये बीच वाला एरिया. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरा बाहर वाले सिलेंडर का एरिया निकालेंगे और इससे ये वाला अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका एरिया इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस इज पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस पाई इंटू R1 स्क्वायर. सो यू कैन राइट दिस एज रो इंटू एल अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. क्लियर? सो ये सर्कल, बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया विल गिव अस द एरिया दैट इज नॉर्मल और दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट. सो इस तरह से ये रेजिस्टेंस होगा. कब? अगर करंट इस तरह से फ्लो होता है तब. नाउ अगर हमने इधर पोटेंशियल देने के बजाय what we are doing is
हमने क्या कर दिया अभी, ये जो अंदर का सरफेस है इसको पोटेंशियल दे दिया V1 और ये जो बाहर वाला है इसको दे दिया V2 एंड V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब अब करंट कैसे फ्लो होगा, देखो करंट विल फ्लो लाइक दिस। ओके, सारा अंदर का जो भी सरफेस है दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल, सो इधर से इधर ऐसा करंट फ्लो। ओके, सो दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो। अब इस केस में वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, पहले के केस में देखो लेंथ चेंज नहीं हो रही थी, इस केस में भी लेंथ विल नॉट चेंज। लेंथ तो यही क्रॉस करना होगा चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, बराबर है। अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर तक का जो भी डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। लेकिन एरिया चेंज हो रहा है। देखिए अंदर यहाँ पे जो करंट को परपेंडिकुलर एरिया है वो कौन सा एरिया है, अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया। ओके, जबकि थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो यहाँ का इस वाले थोड़ा सा बाहर वाला सिलेंड्रिकल सरफेस लीजिए, उसका एरिया विल बी हायर। ये जो सबसे बाहर वाला सिलेंडर है उसका एरिया विल बी इवन हायर। सो इस केस में एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अब इस केस में क्या करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट द रेजिस्टेंस दैट विल बी एनकाउंटर्ड बाय दिस करंट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम let us imagine an imaginary cylinder। okay, इसके अंदर एक imaginary element assume करेंगे जिसका थिकनेस कितना है, जिसका थिकनेस है dr। ओके, बहुत छोटा थिकनेस है dr और यहां से इसका रेजिस्टेंस कितना, इसका रेडियस कितना है r। सो r डिस्टेंस पे हमने एक सिलेंडर अज्यूम किया है जिसका थिकनेस कितना है dr, वो थिकनेस बहुत कम है। अब इतने कम थिकनेस के लिए यू कैन अज्यूम दैट द सरफेस एरिया इज कांस्टेंट। यहाँ का सरफेस एरिया और यहाँ का उससे जस्ट ऊपर का सिलेंडर, ये दोनों का सरफेस एरिया हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। अभी यहाँ का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, सी द स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट। अब ये तो सिलेंडर है, ये सब जगह पे होगा। ओके, सो dr विल बी इक्वल टू व्हाट, रो रेजिस्टिविटी। ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल हमने चेंज नहीं किया, उसी में से लिया है, इनटू अब लेंथ। देखो इस करंट को इधर से इधर फ्लो होते समय कितना लेंथ क्रॉस करना है, इक्वल टू dr, जो कि हमने जो अंदर का सिलेंडर अज्यूम किया है उसका थिकनेस है, अपॉन एरिया। अब एरिया कितना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r इंटू l, बराबर। सो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स अज्यूम करेंगे और इन सब का रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सिलेंड्रिकल शेल मिल जाएगा। सो r इज इक्वल टू dr, इंटीग्रल ऑफ dr, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो dr अपॉन 2 पाई l इंटू r। अब r देखिए कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये यहां से लेकर यहां तक वेरी कर सकता है। अब ये कितना है, दिस इज r1 लोअर लिमिट, ये कितना है r2 दैट इज द अपर लिमिट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, इंटीग्रेशन का यूज देखिए फिजिक्स में। अभी रो इज कांस्टेंट, यू टेक दिस आउट, 2 पाई l दिस आर आल्सो कांस्टेंट, बचता क्या है dr बाय r, limits r1 to r2, rho upon 2 pi l, integral of 1 upon r, you know this is log r। okay, limits r1 to r2, इसका मतलब this is equal to rho upon 2 pi l into क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो इसको तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रो अपॉन 2 पाई l इंटू
log of R2 by R1. Log of A minus log of B is equal to log of A upon B. Okay, so this is the resistance of the cylinder that will be encountered when the current is flowing from inner surface to the outer surface of the cylindrical shell. Clear? So this is one example of how you have to write the resistances for the surfaces in which length या तो फिर area change हो रहा है. Okay. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो और आप खुद लिख पाए. ना सपोज इस केस में हमारे पास एक स्पेरिकल शेल है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्पेरिकल शेल. मतलब एक स्फीयर है, यहाँ हॉलो है और इतना इसका थिकनेस है. सो ये से R1, दिस इज R2. ओके, तो जो भी करंट फ्लो होना है इसी में से होगा, अंदर कुछ नहीं है इसमें. अभी हमने पोटेंशियल दे दिया है V1 यहाँ, V2 यहाँ. V1 इज ग्रेटर देन V2. इसका मतलब करंट तो ऐसे फ्लो होगा सब जगह. ठीक है, करंट विल फ्लो लाइक दिस. अब इसमें एक देखेंगे कि लेंथ वी टेक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट जितना लेंथ इसको ट्रैवर्स करना है, जितना लेंथ इसको क्रॉस करना है, ये तो सेम ही है. इसका थिकनेस जितना भी होगा R2 माइनस R1. ओके, लेकिन जो एरिया इसको क्रॉस करना है दैट एरिया इज डिफरेंट. एरिया इज व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. अब अंदर यहाँ पे जो एरिया एनकाउंटर कर रहा है करंट, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस R1. लेकिन इसके ऊपर का जस्ट एक स्फीयर लीजिए, इसका सरफेस एरिया विल बी टोटली डिफरेंट. इसके ऊपर का अगर हम लोग लेंगे तो द एरिया विल बी डिफरेंट इन दिस केस. We will imagine one sphere here. Okay, ये this is at a distance r from the center और इसका जो thickness है this is say dr. Okay, small thickness है, uniform. ये जो thickness है this is dr. इसका मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसको जो लेंथ क्रॉस करनी है, सी इसका रेजिस्टेंस अगर लिखना है इस एलिमेंट का, सो रो इनटू dl डिवाइडेड बाय dA. अब दिस इज dl जो इसको क्रॉस करना है थिकनेस, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू dr. ओके, अपॉन एरिया. अब ये इतना कम थिकनेस है कि जो भी इसका ये एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, इसलिए वी कैन इमेजिन दैट द एरिया इज कांस्टेंट थ्रू आउट. सो इसका एरिया क्या होगा? द एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 पाई r स्क्वायर. ओके, इसका सरफेस एरिया. सो अब हमको जो टोटल अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है दिस एंटायर स्फेरिकल शेल, so this will be equal to the integral of dr. This is equal to integral of rho dr divided by 4 pi r square, and it is varying from where to where. Suppose हमने एलिमेंट यहाँ से लिया है एक, ओके, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स यहाँ तक ले सकते हैं. इसका मतलब लोअर लिमिट क्या है इसकी? R1. अपर लिमिट क्या है? R2. क्लियर? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. रो तो कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है. ओके, दिस इज इंटीग्रल ऑफ dr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर
limits vary from r1 to r2. Okay, so this is equal to rho upon 4 pi into, what is the integral of 1 upon r square? This is minus 1 upon r. Okay, and the limits are from r1 to r2. So this is equal to rho upon 4 pi into minus of 1 by upper limit minus lower limit. अब lower limit क्या है? Minus of 1 by r1. Clear? So this will be equal to rho upon 4 pi into, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिखता हूँ, 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, so this is the resistance that the current encounters when it is flowing through a spherical shell from inner surface to the outer surface. Inner surface को हमने potential दे रखा है V1 जो कि higher है as compared to the outer surface. Clear? So इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके रेजिस्टेंस लिखेंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. वेरी सिंपल. पहले तो ये समझना होगा कि भाई लेंथ लेना किधर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किधर लेना है. तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लेंथ किधर लेंगे, along the direction of the current. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किधर लेंगे, which is perpendicular to the direction of the current. Okay. एक और चीज डिस्कस करेंगे इसी में, एक और टाइप ऑफ कंडक्टर डिस्कस करेंगे. से हमारे पास अगर एक ट्रंकेटेड कोन है, मतलब कैसा होगा, ये कोन को बीच में से काट दिया, से ऐसे इधर तक होता, यहाँ से हमने ट्रंकेट कर दिया, काट दिया. ठीक है. तो ये है इसका सेंट्रल एक्सिस. ना यहाँ से यहाँ तक ये जो फेस है सर्कुलर फेस, इसका रेडियस है r1. ये जो बाहर का, सबसे बाहर का सर्कुलर फेस है, इसका रेडियस है r2. ओके. और द लेंथ, टोटल लेंथ इज l. अब इसका हमने क्या कर दिया है, ये जो सरफेस है इसको हमने पोटेंशियल दे दिया V1, इसको पोटेंशियल दे दिया V2. सो द करंट हैज टू फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर. इस केस में लेंथ तो कांस्टेंट है, इतना ही लेंथ सब जगह उसको कवर करना पड़ेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज चेंजिंग. ओके. अब इस केस में हाउ डू यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लाइक दिस. इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक एरिया, इसका एक एलिमेंट अज्यूम करो यहाँ पे. मतलब यहाँ एक काट दिया सपोज, छोटा सा, इतने थिकनेस. अब ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? सपोज दिस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस फेस. ओके. ये एंड से x डिस्टेंस पे हमने ये एलिमेंट लिया है, ये इसका थिकनेस है. एंड द थिकनेस फॉर दिस is dx. dx इसका थिकनेस है. अब इसका रेडियस कितना है ये हम लोगों को पता नहीं है. ओके. रेडियस कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? देखो रेडियस वैरी कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली वैरी हो रहा है. कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर देंगे, यहाँ अचानक बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, या फिर यहाँ ज्यादा बढ़ा दिया इतने से इतने और इधर फिर कम बढ़ा, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, रेडियस तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है. अब ये किस रेट से चेंज हो रहा है? चेंज कहां से कहां तक हो रहा है? R2, R1 से R2, मतलब कितना चेंज हो रहा है? R2 माइनस R1. ओके. अब ये कितने डिस्टेंस में चेंज हो रहा है? टोटल डिस्टेंस इज L. L डिस्टेंस में इतने से चेंज हो रहा है R2 माइनस R1 से. इसका मतलब पर यूनिट लेंथ चेंज कितना है? R2 माइनस R1 अपॉन L. गेटिंग इट? इसका मतलब ये x डिस्टेंस के लिए रेडियस कितना चेंज हो गया? चेंज इन रेडियस, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय x. x डिस्टेंस के लिए इतना चेंज हो गया. अब इतना तो चेंज हो गया, मतलब ये रेडियस है कितना? ये रेडियस कितना होगा? यहाँ पे कितना है? R1 प्लस जितने से चेंज हुआ. सो दिस विल गिव अस द रेडियस ऑफ दिस फेस हियर. ओके. ये है हमारा रेडियस r ऑफ दिस फेस.
अब हमने बोला है कि भाई इसका थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब जितना एरिया ये अंदर के फेस का होगा यहाँ पे, उतना ही एरिया बाहर वाले फेस का भी होगा, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल विड्थ ऑफ दिस। फाइन, सो ये हो गया हमारा रेडियस। अब देखिए करंट तो ऐसा फ्लो होना है, सो मतलब रेजिस्टेंस of this small element dr will be equal to what? Rho, which is the resistivity, multiplied by length। अब इसको लेंथ कितना क्रॉस करना है? लेंथ तो dx क्रॉस करना है, इतना, बराबर है, अपॉन एरिया। अब ये एरिया कैसा एरिया एनकाउंटर कर रहा है ये करंट? दिस इज सर्कुलर, बराबर है। सो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा? पाई इनटू जो भी रेजिस्टेंस रेडियस है उसका स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू रो इनटू dx अपॉन पाई। r कितना है? दिस वन। अब ये तो कांस्टेंट है, r2 माइनस r1 है ना, r1 कांस्टेंट है, r2 कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, सो r2 माइनस r1 अपॉन l, ये तो कांस्टेंट है, इसकी जगह पे हम कोई एक और कांस्टेंट ले लेंगे k। सो बेसिकली r विल बी इक्वल टू r1 plus kx। क्लियर? So I'll write this here. So this is pi into r1 plus kx का square, this one. Okay, r की जगह पे बस हमने r1 plus kx लिख दिया। ये कहाँ से आया? ये हमने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी यहाँ पे। So now total resistance of this system will be integral of this dr। अब इंटीग्रल करो, rho upon pi into dx अपॉन r1 प्लस kx का स्क्वायर। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे? देखिए ये x है, ओके, मतलब लिमिट ये 0 से लेकर l तक, बराबर है ना। x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है? x यहाँ हम लोग ले सकते हैं ये लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ले सकते हैं, मतलब l दिस x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l तक ये चेंज होगा, 0 टू l। फाइन, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू रो तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू l dx डिवाइडेड बाय r1 प्लस kx का स्क्वायर। अब आप लोग इस टाइप का फार्मूला जानते हो कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इस फॉर्मेट में जब रहेगा तो इसका इंटीग्रल कितना होगा? -1 बाय x। ओके, सो इसका इंटीग्रल क्या होगा? रो अपॉन पाई, ओके, जो कुछ भी है ब्रैकेट में उसका स्क्वायर है, सो इंटीग्रल विल बी -1 अपॉन व्हाटएवर इज देयर इन द ब्रैकेट, ओके, डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जो ब्रैकेट के अंदर है, r1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0, और ये kx का डेरिवेटिव क्या होगा? आई होप तुम्हें इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूले याद आ रहे होंगे। अब लिमिट 0 टू l, क्लियर? सो नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, क्या करते हैं? रो अपॉन पाई इनटू अपर लिमिट क्या होगा? -1 अपॉन r1 प्लस k इंटू x की जगह पे अपर लिमिट l लिख दीजिए, ओके, इंटू ये k को भी बाहर निकाल लेंगे, इसका कोई पर्पस नहीं, दिस इज कांस्टेंट इन एनी केस। ओके, सो ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं प्लस कर देता हूँ, क्लियर? या फिर इसको माइनस रहने दीजिए ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन। माइनस, अब ये क्या होगा? -1 अपॉन लोअर लिमिट x की जगह पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ r1 बचेगा, ये k तो हम बाहर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? सो नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, this is equal to rho upon pi into k
into, और देखिए माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R1 into R1 plus K into L. Okay, so this is equal to rho upon pi K into 1 upon R1 minus, ये क्या हो जाएगा 1 upon R1 plus what is K? K हमने देखा था K was a constant that was equal to what? R2 minus R1 upon L. Okay, यही तो था. Okay, multiply this by L. So L तो कैंसिल हो गया. This is R1 plus R2 minus R1. So ये R1 और ये R1 कैंसिल हो जाएगा. R1 और ये माइनस R1 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? रो अपॉन पाई के इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. R1 माइनस R1 ये तो कैंसिल हो गया जब मैं ये ब्रैकेट हटा दूंगा. Okay, so now this will be equal to rho upon pi k. K is what? K is equal to R2 minus R1 upon L into, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 बराबर है. सो ये R2 माइनस R1 और ये R2 माइनस R1. ओके, ये R2 माइनस R1 और ये R2 माइनस R1 कैंसिल हो जाएंगे. ये L ऊपर चला जाएगा बराबर है. तो दिस इज रो L अपॉन पाई ओके into R1 R2. Okay, this is the total resistance of this. अगर इसको आप लोग ध्यान देंगे, so नॉर्मल हमारा एक्सप्रेशन क्या है? R is equal to रो L divided by A. अब इस केस में देखिए रो L, अब ये A की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं? A की जगह पे देखिए this A is equal to under root of A1 into A2. अब A1 क्या है? ये जो फेस है इसका एरिया, ये कितना है? पाई R1 स्क्वायर. R2 A2 क्या है? ये पीछे वाला जो फेस है इसका एरिया. सो दिस इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर. क्लियर? अब पाई इंटू पाई इज पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? पाई. R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया R1, R2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया R2. ओके, सो basically this is also equal to R equal to rho L divided by A, but इस केस में A क्या लेंगे? ऐसी स्पेसिफिक केस के लिए that will be equal to under root of A1 into A2. A1 क्या है? एक अंदर वाला फेस जो है इसका एरिया. A2 क्या है? बाहर वाला फेस है उसका एरिया. ये दोनों का square root of their products will give us the value of A in this case. Okay, so this is the expression for the resistance of a system like this. Okay, so I hope you understood how to apply in method of integration to determine the resistance. अब रेजिस्टेंस के लिए एक चीज समझना जरूरी है कि भाई करंट का डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई किया गया है, उसके अनुसार रेजिस्टेंस चेंज होगा. ओके, सो रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हमको करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि भाई करंट का पाथ कैसा है. ओके, अकॉर्डिंगली लेंथ लेंगे हम लोग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, एरिया दैट इज नॉर्मल, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. So I hope you have completely understood this and you will be able to solve any complicated problem that you may come across in your entrance exams. Okay, so thank you very much for viewing this video. Keep watching the videos for more such topics which are very very important from the point of view of your entrance exams like NEET, JEE and also for the board exam. Okay, so thank you.